हेलो स्टूडेंट्स। नोट्स में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, वो है क्वथनांक उन्नयन। इसके पहले हमने अणु संख्या गुणधर्म को बहुत अच्छे से समझा। अणु संख्या गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये 4 प्रकार की होती है, और इसमें हमारा जो पहली प्रॉपर्टी है, पहला जो गुणधर्म है, वो होता है क्वथनांक उन्नयन। तो ये अपने आप में एक टॉपिक है। अगर इस पर क्वेश्चन बनेगा बोर्ड परीक्षा के लिए तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हो? इसके द्वारा आवास्वशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसका पूरा आंसर हम अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझेंगे, ताकि इसका आंसर हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए। और इसका आंसर जो जितना भी लिखा है ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो नोट्स का पेज यहाँ पे मैंने लगाया है, ये 2 पेज 1.5 पेज के अंदर आया है। तो ये वाला पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा, एक एक पॉइंट याद होगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे। और यदि ये नोट्स आपको पीडीएफ में चाहिए है तो आप वेबसाइट पर चले जाइएगा। वेबसाइट का नाम है sandeepkharennotes.com। तो वहां पर आपको ये पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप नोट्स लेना नहीं जानते हैं तो नोट्स पर आधारित मैंने एक वीडियो बनाया है कि वेबसाइट से नोट्स कैसे ले सकते हैं, तो आई बटन पर चेक जरूर कर लेना। अब इसके बाद हम समझते हैं कि क्वथनांक उन्नयन का जो टॉपिक है इसको कैसे अच्छे से समझा जाए, ताकि परीक्षा में हम अगर ये आता है तो इसमें पूरे में से पूरे अंक कैसे ले पाए। देखिए बच्चों, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की काफी ज्यादा जरूरत होगी। तो सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि क्वथनांक होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम शॉर्ट में कभी कभी बीपी भी लिख देते हैं। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका ये मतलब नहीं है। बीपी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे इसको समझने के लिए हमें एक चित्र की जरूरत होगी, तो हम यहाँ पे एक चित्र बना देते हैं। जैसे मान लो कि ये एक कंटेनर है या कोई बीकर है, और इसके अंदर हमने कोई पानी भरा हुआ है। मान लेते हैं कि पानी ही भरा। पानी क्या है? विलायक, जो कि है विलायक। ठीक है, तो विलायक को हम ए से दर्शा देते हैं। अब इस पात्र में हमने पानी भरा हुआ है और इसे कर देते हैं ऊपर से बंद। ये देखो, हमने ऊपर से इसे क्या कर दिया? पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब ये ऊपर से बंद है तो ये बन गया एक बंद तंत्र। अब इसमें पानी है तो ऊपर क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी पानी के मॉलिक्यूल होंगे। सतह के हमने अणु इसके बना लिए। यहाँ पे देखो ए बना लिया, विलायक, विलायक का अणु जिसे हम ए से दर्शा रहे हैं। तो ये देखो विलायक का मॉलिक्यूल, विलायक का मॉलिक्यूल हर जगह इसकी सतह पर विलायक का मॉलिक्यूल ही होगा, क्योंकि इसमें केवल विलायक है। अब ध्यान से समझो कि हमारे चारों तरफ कितना दाब होगा? चारों तरफ कितना दाब होगा नॉर्मल कंडीशन में? तो वायु चारों तरफ जो दाब डालती है वो होता है 1 atm। कितना होता है? 1 atm। वायु के द्वारा जो सतह पर दाब डाला जाता है पृथ्वी तल पर, वो कितना होता है? वो कितना हम मान के चलते हैं? 1 atm। तो इस द्रव पर, इस पानी पर भी कितना दाब होगा? 1 atm का होगा, क्योंकि इसके आसपास क्या है? इसके आसपास खाली कंटेनर में ऑब्वियस सी बात है वायु ही होगी। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या होगी? वायु, खाली जगह में। तो जो वायु है वो इस पर कितना दाब डाल रही होगी? 1 atm। अब हम क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट समझना है अच्छे से। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बना लिया एक बर्नर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक बर्नर रख दिया। बर्नर से क्या निकलती है?
सर आग निकलती है, तो यहां से इसको हम एनर्जी देंगे, ऐसे समझो। तो इसको जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे तो ये सतह के जो अणु हैं ये बाष्पीकृत होंगे। क्या होंगे ये? बाष्पीकृत होंगे। और बाष्पीकृत होंगे, फिर धीरे धीरे, चूंकि बंद पात्र है तो यहाँ पे संघनित भी होंगे, तो बाष्पीकृत होंगे, संघनित होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जितने अणु बाष्पीकृत होंगे उतने ही संघनित होंगे, और इस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। ये तो हम पढ़ चुके हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ते। अब लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे होगा, हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो रहा है, ये वाष्प के जो अणु हैं ये इसी द्रव पर क्या डाल रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बताओ? प्रेशर डाल रहे हैं। तो अगर हम इतना गर्म कर दें, इतना गर्म कर दें कि ये भाप एकदम से बनती जा रही, लेयर एक के बाद एक लेयर खत्म हो गई, फिर दूसरी लेयर की भी भाप बन गई, फिर तीसरी लेयर की भी भाप बन गई, मतलब अब चूंकि हमने नीचे बर्नर रखा है तो वो जबरदस्ती भाप बनेगी, और भाप बनेगी तो वो इस द्रव की सतह पर क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी। तो बर्नर का टेम्परेचर हमने किया सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस। कितना किया? 20 डिग्री सेल्सियस। तो भाप बनी, भाप ने दाब डाला, और वो दाब मान लेते हैं कि 0.3 एटीएम आ गया। 0.3 एटीएम आ गया। हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो वाष्प दाब, यहाँ का जो वाष्प के अणु है इस पर दाब डालने लगे इसी द्रव पर, और वो हो गया 0.5 एटीएम। हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने कर दिया टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको और गर्म कर दिया, और गर्म कर दिया, तो इसके जो वाष्प के अणु है इस पर और दाब डालने लगे, और वो हो गया 0.8 एटीएम। 0.8 एटीएम। और गर्म किया, और गर्म किया, हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये हो गया 1 एटीएम। कितना हो गया? 1 एटीएम। और 1 एटीएम जो वाष्प दाब है इस पर जो लगने लगा है, वही किसका होता है? वायुमंडल के दाब का। समझ में आया कि नहीं? तो जब किसी विलायक का वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर होता है, तो ऐसा जो तापमान होता है उसे कहते हैं क्वथनांक। समझ में आया कि नहीं? उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो द्रव है ये उबलने लगेगा। क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। तो क्वथनांक क्या है? क्वथनांक की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, और आपको ध्यान देना है क्वथनांक की डेफिनेशन क्या है। देखो ध्यान से। ऐसा ताप जिसमें किसी विलायक या विलयन भी हो सकता है, या विलयन का वाष्प दाब ठीक है 1 एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इसे हम वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हैं। वायुमंडलीय दाब, यहाँ पे ये कट रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 1 एटीएम या वायुमंडलीय दाब, ठीक है। पुस्तक में लिखेंगे 1 एटीएम क्या है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। फिर उससे अधिक होगा तो वो उबलता ही जाएगा। तो क्वथनांक क्या है? ऐसा ताप जिसमें किसी विलायक या विलयन, अब देखो यहाँ पे विलायक लिया था, हम यहाँ पे विलयन भी ले सकते हैं। तो विलयन का वाष्प दाब 1 एटीएम या 1 एटीएम को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिसमें किसी विलायक का ताप किसके बराबर हो जाए? 1 एटीएम। वाष्प दाब जिसमें किसी विलायक या विलयन का वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर हो जाए, तो वो जो ताप होता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। अब सवाल ये उठता है कि क्वथनांक में बढ़ोतरी कब होगी, क्वथनांक में वृद्धि कब होती है? तो इसका आंसर सुनो। इसमें जब हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं, इस विलायक में मान लो ये पानी है, और पानी के अंदर अगर हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धि में जैसे हम कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं, विलेय पदार्थ क्या क्या हो सकता है?
जैसे विलेय पदार्थ में ज्यादातर अशुद्धियों में हम वो सॉलिड पदार्थ मिलाएंगे, जैसे नमक, ठीक है, नमक, या फिर यूरिया, या फिर क्या होती है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, NH2 दोनों तरफ CO, या फिर इस तरीके से यूरिया। समझ में आया कि नहीं? CO NH2 लिखवाया था कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये देखो, ये किसका फॉर्मूला है बताओ? ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो NaCl या फिर यूरिया, ये ऐसे विलेय पदार्थ होते हैं, ये ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो किसी विलायक में घुल तो जाती हैं लेकिन उनकी वाष्प नहीं बनती है, और इन्हें बोलते हैं अवाष्पशील। इन्हें क्या बोलते हैं बताओ? अवाष्पशील विलेय पदार्थ। इंग्लिश में बोले तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये कौन से हैं? अवाष्पशील। तो जब ये वाष्प में नहीं बदलेंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। अब देखो कैसे बढ़ेगा। जैसे मान लो अभी विलायक विलायक के मॉलिक्यूल थे, अब इसी चित्र को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि अब कैसे इसमें होगा कि विलायक के साथ में यदि विलेय मिला है, विलायक के साथ में क्या मिला हो? विलेय मिला हो। देखो, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज में आपको बता देते हैं। यहाँ देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, ये समझो, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने इसको पहले तो बंद कर दिया ऊपर से, ये समझो ये क्या है? पूरा बंद है, ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अंदर क्या है इसके? इसके अंदर कोई विलयन है। अब विलयन है, देखो ये विलयन है, ये मान लो इसके अंदर कोई विलयन, तो विलयन है तो इसमें दो पार्टिकल, इसकी सतह पर अगर हम इसके अणु बनाएं तो इसमें देखो इस तरीके से विलायक के मॉलिक्यूल भी होंगे, ये देखो ये विलायक के भी होंगे, और साथ में किसके होंगे बताओ? मैंने कई बार आपको बताया है कि साथ में विलेय भी होगा। क्या होगा? विलेय भी होगा यहाँ पे। तो अगर हम विलायक को ए से दर्शा दें, अगर हम विलायक को किससे दर्शा दें? ए से, तो यहाँ पे हम ए बना लेंगे, और अगर विलेय को हम बी से दर्शाएं तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? वी। तो पहले की स्थिति याद करो, पहले की स्थिति याद करो कि पहले क्या था? तो सर पहले तो केवल विलायक ही था, ये देखो यहाँ ऊपर से बंद कर दिया, और पहले क्या था? केवल विलायक था। तो विलायक के मॉलिक्यूल केवल केवल सतह पर किसके मॉलिक्यूल रहे होंगे? विलायक विलायक के। यहाँ पे सतह पर केवल किसके? विलायक विलायक के। लेकिन अभी कौन है? अभी देखो विलायक के साथ में विलयन भी है, तो और ये जो विलेय है, विलायक के साथ में जो विलेय है ये अवाष्पशील है, तो ये क्या कहेगा कि मैं भाप में नहीं बदलूंगा क्योंकि मैं तो अवाष्पशील पदार्थ हूं। तो केवल यही यही क्या होंगे? वाष्प में बदलेंगे। तो बहुत कम अणु वाष्प में बदलेंगे, और जब बहुत कम अणु वाष्प में बदलेंगे ना, तो वाष्प दाब भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो वाष्प दाब कम होना मतलब वाष्प दाब में अवनमन हो गया। वाष्प दाब में क्या हो गया? अवनमन। अवनमन मतलब घटना, अवनमन मतलब कमी। तो वाष्प दाब में क्या होने लगी? कमी होने लगी। तो फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो बर्नर में अभी 100 डिग्री पर जो चीज उबल रही थी, अब उसको और उबालना पड़ेगा, उसको और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही यदि शुद्ध विलायक का जो है क्वथनांक बढ़ जाता था, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो उबलने लगता था, जिसमें उसका 1 एटीएम प्रेशर हो जाता, अंदर का 1 एटीएम प्रेशर हो जाता था जितना बाहर होता है। अब वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अब इसके अंदर विलेय पदार्थ है और वो भाप नहीं बना रहा। तो विलायक के अणु बस बनाएंगे तो वो कम है, कम मात्रा में है, तो वो भाप बना रहे हैं। जब वो भाप बना रहे हैं तो क्या हो रहा? तो कम, तो टेम्परेचर फिर और बढ़ा दिया कि जल्दी से जल्दी 1 एटीएम हो और वो उबलने लगे। तो 100 से कितना कर दिया? 120 डिग्री। तो देखो वाष्प दाब में तो अवनमन हो गया, लेकिन क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जो चीज 100 पर उबल रही थी अब वो 120 पर उबलने लगी, क्योंकि जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी और क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्वथनांक की इस वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक
उन्नयन कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो है, ये क्वथनांक उन्नयन की जो है डेफिनेशन हो जाएगी। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब किसी विलायक में कोई आवासशील, क्वथनांक उन्नयन की डेफिनेशन है ये। किसकी डेफिनेशन है बताओ? क्वथनांक उन्नयन की। तो जब किसी विलायक में कोई आवासशील, यहाँ पे हम हेडिंग भी डाल सकते हैं, किसकी है ये? क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे बीजी चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये कर लेता हूँ बैकग्राउंड थोड़ी देर के लिए, और इसमें मैं लिखूंगा रेड कलर से। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्वथनांक उन्नयन। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वथनांक उन्नयन, हेडिंग डाल दी। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे? इसमें हम ब्लैक से लिखेंगे यार। जब किसी विलायक में क्या मिलाया था बताओ? जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, आवासशील जैसे कि नमक वगैरह, आवासशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या होता है बताओ? तो वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि वो वाला पदार्थ भाप नहीं बनता, तो वाष्प दाब में कमी, और क्या होता है बताओ? क्वथनांक में वृद्धि होने लगती है। तो लिखेंगे क्वथनांक में वृद्धि होती है, होती है, और क्वथनांक की इस वृद्धि को क्वथनांक की इस वृद्धि को क्वथनांक की इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा कि नहीं? अब इसे हम क्वथनांक उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखना। अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे। तो डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो कैसे, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। ये मान के चलो कि यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है, तो हम हेडिंग डालेंगे ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ में हम इसकी दूसरी जो लैंग्वेज है, दूसरे शब्दों में भी इसकी भाषा है, लेकिन वो ग्राफ समझ के ही बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये देखो, इस तरफ हम बताएंगे तापमान, और इस तरफ हम बता देंगे वाष्प दाब, ठीक है। इस तरफ क्या बताएंगे? वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, यहाँ पे टेम्परेचर यानी कि तापमान। बताओ समझ में आया? ये ओरिजिन पॉइंट है, इसे हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्वालिटी कैसी आ रही है। अब देखो वापस से चलते हैं, इसी पे आ जाओ।
अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा 1 एटीएम का जो पॉइंट है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो 1 एटीएम का पॉइंट ये है। तो यहाँ पे हम इस चीज को लिखेंगे, ये है मान लो 1 एटीएम का पॉइंट। इसे मान लेते हैं 1 एटीएम, जो वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंचेगा 1 एटीएम हो जाएगा, 1 एटीएम यहाँ तक। अब पहले हम खींचेंगे विलायक के लिए लाइन की। विलायक के लिए क्या होगा, देखो टेम्परेचर बढ़ने से विलायक का वाष्प दाब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, 20 30 40, तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, 0.3 0.4 0.5 हम बताया था कि नहीं। तो देखो टेम्परेचर बढ़े और वाष्प दाब भी बढ़े, तो देखो ऐसे ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी ना। टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, वाष्प दाब भी बढ़ता जा रहा है, और एक स्थिति में वो 1 एटीएम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, एक स्थिति में 1 एटीएम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर 1 एटीएम होता है, तब का जो टेम्परेचर होगा, इसको मिला देंगे स्केल से, तब का जो टेम्परेचर होगा, तब का जो टेम्परेचर होगा, उसे हम मान लेते हैं शुद्ध विलायक का। ये किसका है, शुद्ध विलायक। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये किसका है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का जब गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, वाष्प दाब बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 1 एटीएम पहुंच गया, तब जो टेम्परेचर हुआ था 100 हुआ था ना। तो अब 100 तो नहीं लिख सकते अलग अलग विलयनों के लिए, तो हम उसको क्या बना दे रहे हैं, टी। क्या बना दे रहे हैं, टी। अब विलयन का वाष्प दाब तो हमेशा कम ही रहेगा विलायक से, क्योंकि विलयन में क्या घुल गया है, आवासशील विलेय पदार्थ, तो उसका तो कम ही रहेगा। तो उसकी जो लाइन है वो नीचे से जाएगी, ऊपर से नहीं जाएगी, क्योंकि विलायक का ज्यादा रहता है वाष्प दाब, उसका नीचे से जाएगा। तो देखो फिर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब उसका वाष्प दाब कितना हो जाता है, 1 एटीएम। 1 एटीएम। तो अब इसमें भी ये 1 एटीएम हो गया। तो ये शुद्ध विलायक का है, तो इसे हम टी जीरो से दर्शा सकते हैं। शुद्ध के लिए हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं ना। तो शुद्ध विलायक का टेम्परेचर टी जीरो, और जो विलयन है ये क्या है, विलयन। ये क्या है बताओ, विलयन। तो विलयन का जो टेम्परेचर होगा, उसको यदि हम मिलाएं यहां से सीधी लाइन टेम्परेचर वाली लाइन से, तो ये मिलेगा हमें, जिसे हम टी मान लेते हैं, क्योंकि ये विलयन का है, इसमें आवासशील विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो ये क्या है बताओ, टी। तो इतनी वृद्धि हुई टेम्परेचर में। शुद्ध विलायक 100 पर उबलता था, अगर हमने समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुद्ध पानी 100 पर, लेकिन जब उसमें नमक मिला दिया तो वो 120 यानी टेम्परेचर बढ़ गया। तो कितनी वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि होगी, 20 की वृद्धि हो गई। और इसे ही हम क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी भी कहेंगे। यही क्या है, क्वथनांक उन्नयन। तो कैसे निकाल सकते हैं, अधिक वाले ताप में से 120 में से कम वाला ताप घटा दोगे 100, तो कितना आएगा, डेल्टा टी एफ। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो डेल्टा टी एफ का सूत्र बनता है, डेल्टा टीवी सॉरी, डेल्टा टीवी का सूत्र क्या बनेगा, टी माइनस टी जीरो, टी माइनस टी जीरो। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला याद रखना है। ये हो गया। तो इसमें एक और लैंग्वेज हमारे सामने यहाँ पे बन के आती है, वो भाषा भी हम लिखेंगे दूसरे शब्दों में। अब दूसरे शब्दों में क्या भाषा आएगी उसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके इस ग्राफ को, इस भाषा को अलग रखना चाहूंगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, अलग हो जाएगी तो अच्छी बात है। देखो ये हो गई ना अलग। इसको मैंने थोड़ा साइड में रख दिया, आपको याद तो हो ही रही होगी ये भाषा। ठीक है, तो ये रख दिया मैंने साइड में। अब इसकी जो भाषा है सेकंड, वो लिखेंगे दूसरे शब्दों में। तो हेडिंग डालेंगे दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में क्या हो सकता है वो देखो ध्यान से। तो इसको हम लिखेंगे कि दूसरे शब्दों में ये हो सकता है, इससे बनेगी कि विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में जो अंतर होता है, ये किसका, टी किसका क्वथनांक है बताओ, विलयन का क्वथनांक है ना। और टी जीरो किसका है, शुद्ध विलायक का है। ये देखो शुद्ध विलायक का। तो यहाँ पे अपन को लैंग्वेज लिखना है कि विलयन का क्वथनांक यानी कि टी, विलयन का क्वथनांक जो कि टी है, और टी जीरो क्या है बताओ, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और
विलयन का क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक में जो अंतर होता है, क्वथनांक में जो अंतर होता है, अंतर मतलब माइनस, याद रखना, ठीक है। जो अंतर होता है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक, पूरा नोट्स का एक एक शब्द याद हो जाएगा ये अगर ध्यान से देखोगे तो। उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा ये बताओ, डेल्टा टीबी का सूत्र क्या बनाया है अभी हमने? टी, देखो टी माइनस टी जीरो। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर हो रहा है अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? पक्की बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक डेरिवेशन है, उसको हम लिखेंगे। तो इसको अब हम नेक्स्ट पेज में एक और पेज यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, आवासशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, रेड कलर से लिखना होगा, ठीक है। आवासशील आवासशील विलेय पदार्थ नमक है ना, तो उसके आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जा सकती है उसका सूत्र निकालने वाले हैं। तो आवासशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो इसकी गणना करेंगे, ठीक है। तो इसको हम हेडिंग बनाएंगे, देखो इसको हेडिंग बना दिया अच्छे से। अब इसको सिलेक्ट करके ऊपर ले रख देते हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये चीज हमें करनी है, आवासशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। चलिए अब इसके लिए अपन को क्या करना होगा? तो देखो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली ये पाया कि डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी वो सीधे सीधे मूललता की समानुपाती है। एम स्मॉल एम क्या होती है? मूललता। अब ये इसका मतलब क्या है? मूललता का सूत्र, मूललता किससे संबंधित होती है? विलायक से होती है। तो विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के जितने ज्यादा मूल घोलते जाओगे, मतलब पानी के 1000 ग्राम आयतन, 1000 ग्राम वजन के अंदर जितने ज्यादा नमक के मोल होंगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्वथनांक उन्नयन उतना ही ज्यादा। तो अपनी सिंपल भाषा में समझो कि जितनी ज्यादा विलायक के अंदर अशुद्धि मिलाते जाओगे, उतना ज्यादा उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। मतलब हमें और गर्म करना पड़ेगा उसको उबालने में। पानी के अंदर जितना नमक मिलाते जाओगे, हमें उसको उबालने के लिए उतना ही अधिक टेम्परेचर। जैसे पानी अकेला तो 100 डिग्री पर उबल जाता है, लेकिन नमक मिलाओगे तो 120 पर, और नमक मिलाओगे तो 140 पर, और नमक मिलाओगे तो 150 पर। मतलब मोललता बढ़ती जा रही है। 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या विलेय की बढ़ती जाएगी, तो उसका क्वथनांक उन्नयन भी क्या होने लगेगा? मतलब क्वथनांक भी क्या होने लगेगा? उन्नयन होने लगेगा। तो क्वथनांक उन्नयन समानुपाती। अब समानुपाती हटा दो तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, तो डेल्टा टी बी समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा, जिसे हम के नियतांक मानते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का है तो बी मान लेते हैं यहाँ पे, और इंटू क्या होगा? एम। और इसे हम समीकरण एक बना सकते हैं, ठीक है। अब केबी की बात कर लेते हैं। केबी क्या है? तो केबी क्या है? एक स्थिरांक है। केबी एक स्थिरांक है। केबी एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक का नाम क्या है? इसे मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका ये नाम है, थोड़ा कठिन सा है, लेकिन याद हो जाएगा। जैसे मूलल क्वथनांक
उन्नयन स्थिरांक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये केबी के बारे में हमने बात कर दी। अब केबी को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसके अभी इसके थोड़ा बाद में इसकी इकाई क्या होती है, ये सब चीजें अभी देखने वाले हैं। अब आगे देखो, तो अब समीकरण 1 में वापस चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में वापस चले गए तो यहाँ पे क्या मिला, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी किसके बराबर है, के बी इंटू एम। है कि नहीं है बताओ। एम क्या है, मूललता है, मूललता का सूत्र लगा देते हैं। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी, और एम की जगह पर लिखेंगे इसका सूत्र डब्ल्यू गुणित 1000, यानी स्मॉल डब्ल्यू गुणित 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये मूललता का फॉर्मूला होता है। अब हमें आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है किसके, विलेय के। कौन वाले विलेय, आवासशील। देखो ये है मोलर मास, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। तो इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये एम जाएगा यहाँ, और ये डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा। बाकी सब ज्यों का त्यों। तो के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बटे, अब क्या आएगा यहाँ पे बताओ, एम तो ऊपर चला गया, डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। और इंटू डब्ल्यू तो पहले से ही था। तो इस फॉर्मूले से हम आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं। इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। अब हम बात करते हैं केबी यानी मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो इसकी इकाई कैसे निकाली जा सकती है। तो चूंकि पहले तो हेडिंग डाल देंगे मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको हेडिंग को रेड कलर से करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब इसकी परिभाषा भी हमें लिखनी पड़ेगी, तो कैसे लिखेंगे वो भी देख लो यहाँ पे इसकी परिभाषा। तो अगर हमने हमने अभी अभी सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है कि डेल्टा टीवी समानुपाती एम, डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम। तो वही हम लिखेंगे कि चूंकि डेल्टा टी बी समानुपाती होता है स्मॉल एम के, और डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू एम, और यहाँ पे के बी क्या है, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी, जिसके बारे में बात की है। तो यदि स्मॉल एम 1 हो जाए तो लिखेंगे कि यदि स्मॉल एम 1 हो जाए तो सीधा सीधा डेल्टा टी बी क्या कहलाएगा, के बी, क्योंकि इसकी जगह पर 1 रख देंगे। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी, और एम की जगह पर कितना आएगा, 1। तो मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन स्थिरांक है जिसमें मूललता यानी कि किसी विलयन की 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, तो जिससे जो क्वथनांक उन्नयन होगा वो मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी इकाई कैसे बनाएंगे, तो इसी फॉर्मूले से इकाई बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इकाई भी आपको बता देते हैं कि कैसे करना है इसकी इकाई, यानी इसकी यूनिट क्या होगी। तो हम जानते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम। तो हमें चाहिए के बी की इकाई। तो डेल्टा टी बी की क्या होती है, इसको पहले तो के बी अकेला छोड़ो, ये गुणा वाला एम है, बटे में ले जाओ। तो डेल्टा टी बी बटे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, बराबर क्या हो जाएगा, के बी। डेल्टा टी भी क्या है, केल्विन में, एक टेम्परेचर है तो केल्विन में नापा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा टी बी को केल्विन बटे एम क्या है, मोललता है ना, तो मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम, ठीक है। मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ग्राम, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया, के बी। तो केल्विन चूंकि ऐसा यूनिट है
तो हम ग्राम किलोग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि किलोग्राम एक ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब केल्विन ऊपर है, ये बटे के बटे में है, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन केल्विन गुणित किलोग्राम बटे मोल, ठीक है, बराबर क्या आएगा, केबी। और ये इसकी इकाई हो जाएगी। ये पूछी जा सकती है एग्जाम में कि मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो बताओ ये पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है, जो भी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक हो चुका है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है, आप चाहे तो नोट्स में देख सकते हैं, ग्राफ भी हो गया है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये देखो, ये है क्वथनांक उन्नयन। जब किसी विलायक में कोई आवासफिर विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है, जो कि हम समझ चुके हैं, और क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे क्वथनांक की वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। समझ में आया कि नहीं। अब ये देखो, ये पूरा हर चीज आप नोट्स में देखो, सब कुछ समझा दिया है, आप एक एक पॉइंट मिला सकते हो, ये पूरा एक एक चीज हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग हिमान का कानून पढ़ेंगे। थैंक यू।